नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RKC विद नवीन सेने में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रपति टॉपिक लेकर पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति में पार्ट 1 आपने देख लिया, ठीक है। और आज अपना वीडियो नंबर 2 है राष्ट्रपति को लेकर। आज अपना राष्ट्रपति पार्ट 2 चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 60 में जो राष्ट्रपति शपथ लेता है ना, ओथ, वो चीज़ें अनुच्छेद 60 में आती है, ठीक है। और ये बातें अनुसूची 3 में नहीं है जो अनुच्छेद 60 में, ठीक है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है और इसकी अनुपस्थिति में, अर्थात जो चीफ जस्टिस नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश इसको शपथ दिलाते हैं। ईश्वर की शपथ दिलाते हैं, सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाते हैं, संविधान व विधि का परिरक्षण करेगा, संरक्षण करेगा, प्रतिरक्षण करेगा, इस बात की शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये अनुसूची 3 में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग को मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए चलाया जाता है। ये बहुत ही टेढ़ी प्रोसेस है। तो जब संविधान के अतिक्रमण पर, अर्थात राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, वायोलेशन करता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है। और महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मान लो प्रथम सदन में ये प्रस्तुत किया गया महाभियोग, और इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्व प्राप्त होनी चाहिए और प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और इस आशय का प्रस्ताव उस सदन में जिसमें वह रखा गया है समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो वह आगे की जांच के लिए दूसरे सदन में चला जाता है। आगे की जांच के लिए कहाँ चला जाता है? दूसरे सदन में चला जाता है। ये आपका जो महाभियोग का जो लेटर था जिस पर ये साइन वगैरह की। अब यदि 2/3 बहुमत हो जाता है तो ये आगे चला जाता है। और राष्ट्रपति को दूसरे सदन में भी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। मतलब प्रथम सदन थी तो वहाँ पर तो इसका क्या हुआ, महाभियोग चल गया। अब ये अपनी सफाई कहाँ दे? तो ये अपनी सफाई दूसरे सदन में दे सकता है, खुद दे सकता है, या अपना कोई प्रतिनिधि भेजकर सफाई दे सकता है कि भाई मैंने वहाँ पर इतना अतिक्रमण वगैरह जैसी कोई बात नहीं थी, या अपनी जो भी बात वो कहना चाहे वो कह सकता है, ठीक है। और जांच के पश्चात यदि द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भांति महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से स्वीकार कर ले तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद मुक्त माना जाता है। फिर राष्ट्रपति भाई फ्री है, घर जाओ अपने, ठीक है। लेकिन आज तक किसी पर भी महाभियोग नहीं चला। अब एक बात बता दूं, आप अखबारों में आए दिन पढ़ते हो कि उस जस्टिस पर, न्यायाधीश पर महाभियोग बेटा ये वगैरह, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सरासर गलत है। महाभियोग शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, किसी गाइड में कुछ लिखा हो। संविधान में महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए को हटाने के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, अन्यों के लिए नहीं। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक किसी पर महाभियोग नहीं चला, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य है, तो राष्ट्रपति का जब चुनाव करते हैं तब तो वो अपना वोट नहीं दे सकते, लेकिन जब महाभियोग लगता है ना, जब उसको हटाना होता है ना, तो हटाने वाली टाइम वो भाग ले सकते हैं उसको। ये भी देखो, बड़ी एकदम मजे की बात है कि बनाने वाली टाइम नहीं आएंगे, लेकिन हटाने वाली टाइम जरूर आएंगे। भाई दुनिया ऐसी है। अब देखो, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही अन्य राष्ट्रपति को, जो अगला नेक्स्ट राष्ट्रपति है, उसको क्या कर लेना चाहिए? निर्वाचित कर लेना चाहिए। पहली बात तो ये। अब इसमें वो बातें आएंगी अनुच्छेद 62 में कि राष्ट्रपति के पद को रिक्त होने पर क्या करना होगा। और यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वो पद त्याग दे, या पद से उसको हटाया जाए, या अन्य कारण से यदि पद रिक्त हो जाए, तो पद रिक्त होने की तारीख से 6 माह के अंदर ही निर्वाचन करना क्या है? निर्वाचन करना अनिवार्य है। आगे बात समझ में? 6 माह के अंदर अंदर क्या होगा? निर्वाचन करना होगा। तथा नया राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण का हकदार होगा। 5 वर्ष की। अब नया राष्ट्रपति जो बनेगा ना, वो 5 वर्ष तक क्या कर सकता है? 5 वर्ष तक पद धारण का हकदार होगा। वो बनने के बाद 5 वर्ष तक पद धारण करके रहेगा वहाँ पर, ठीक है, करके रहेगा। अब देखो, अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवादों को जो निपटारा है वो उच्चतम न्यायालय में होता है, ठीक है। और इसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है वही अंतिम निर्णय माना जाता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है कि भाई ये अवैध है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्णय से पूर्व किया गया कोई भी कार्य अवैध नहीं होगा, ठीक है ना।
तो ये चीज़ भी इसमें एक अलग से, इसको मैं वापस पढ़ के थोड़ा वापस समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से, कि यदि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है कि भाई ये इसका राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना अवैध है, और मान लो जब तक उसने अवैध घोषित किया और इससे पहले उसने कोई निर्णय ले लिया, तो उसके जो निर्णय होंगे ना वो अवैध नहीं होंगे। क्यों? मान लो यदि मैं राष्ट्रपति हूँ, मैंने राष्ट्रपति बनने के 10 दिन तक जो जो निर्णय लिए और 11वें दिन मुझे अवैध घोषित कर दिया, तो अब मैं अवैध हूँ, लेकिन मैंने 10 दिन तक जो निर्णय लिया ना उसको आप अवैध घोषित नहीं कर सकते। आगे देखो, 11वें संविधान संशोधन जो कि 1961 में हुआ द्वारा आर्टिकल 71 के उपखंड 4 जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा डीपली समझना होगा, वापस समझो, 2 बार पढ़ते हैं बढ़िया समझ आता है कि 11वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा 71 के उपखंड 4 में ये चीज़ जोड़ी गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त है। कि जो निर्वाचक मंडल था, जिसने, कौन सा निर्वाचक मंडल, जिसमें वो लोग थे जिन्होंने राष्ट्रपति को चुना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना दिया। अब जब इसको चुना गया तब इसमें सदस्यों में कुछ पद रिक्त भी थे। तब आप ये नहीं बोल सकोगे कि नहीं उस समय आपको सही नहीं चुना गया, वहाँ पर वो पोस्ट खाली थी, पता नहीं वो किसको वोट देता, पता नहीं कौन है वो राष्ट्रपति बनता, अतः आप यहाँ पर क्या हो, अवैध हो, आप सही नहीं हो, मतलब आपका सही तरीके से आपकी नियुक्ति नहीं हुई और इस आधार पर हम आपको हटाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यदि किसी राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय भंग हो तब भी उसका निर्वाचन अवैध नहीं होगा। भले ही आपके जो विधानसभा है, कोई ऐसा राज्य था जिसकी विधानसभा भंग थी उस समय, और राष्ट्रपति को चुन लिया तो बस चुन लिया। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उस समय हमारे वहाँ पर राष्ट्रपति विधानसभा नहीं थी, ये वो नहीं चलेगा। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है, तो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। शक्तियाँ ढेर सारी है, लेकिन इनका प्रयोग वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से ही कर सकता है। ठीक है, अब देखो कार्यपालिका शक्तियाँ। सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियाँ, अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। पहली बात, राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वे स्वयं अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, उसके माध्यम से करता है। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है। मतलब इसको सहायता और सलाह कौन देता है? मंत्रिपरिषद देती है, और उस मंत्रिपरिषद जो है इसका गठन करेगा सहायता और सलाह के लिए, और इस मंत्रिपरिषद का जो मुख्य है वो प्रधानमंत्री होगा। मतलब अंतिम जो बागडोर है वो किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री के जच गई ना कि ये काम नहीं होना तो बस नहीं होना। ठीक है ना, आगे बढ़ो। अगला 75(1), राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी के अन्य मंत्रियों की वो क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो ये चीज भी इसमें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की। आगे अनुच्छेद 75(2), मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते, मतलब इसके अधीन रहते हुए ये शपथ वगैरह दिलाई जाती है इनको। यानी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये चीज़ भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पे कि जो मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है, लेकिन करता किसकी सलाह पर है, किसके इशारे पर? एक तरीके से इशारा समझ लो आप, किसके इशारे पर? तो प्रधानमंत्री पीएम के इशारे पर। अनुच्छेद 76, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि महान्यायवादी है वो किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के। अगला अनुच्छेद 77, भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो भारत सरकार के समस्त जो कार्य तो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन होते पीएम के इशारे पर है। अब अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अब पीएम का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी मामलों की सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाए। चाहे देखो अब है ना, राष्ट्रपति कभी भी मांग सकता है सूचना कि भाई पीएम जी बताओ क्या चल रहा है, मंत्रिपरिषद में मंत्री क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है देश में वगैरह, तो ये सूचना मांग सकता है। अब ये किस किस को नियुक्तियां करता है? ये नियुक्त किस किस को करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को करता है। विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को ये नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत का महान्यायवादी इसको भी यही नियुक्त करता है। और जो सीएजी होता है तो सीएजी को भी नियुक्त कौन करता है? ये आपके अपना राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला, यूपीएससी का अध्यक्ष और यूपीएससी के जो बाकी के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी यही करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी यही करता है। राष्ट्रपति अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महिला आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक तथा मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री कौन से, दिल्ली और पुडुचेरी वाले, और वित्त आयोग और राजभाषा आयोग, इन सब में जहाँ जहाँ नियुक्तियाँ होती है वो नियुक्तियाँ हैं वो कौन करता है, इनकी नियुक्तियाँ ये करता है राष्ट्रपति। और क्या है, राष्ट्रपति केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद भी गठित कर सकता है, और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से करता है और पीएम के इशारे पर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे अब इसकी विधायी शक्तियाँ, तो विधायी शक्तियाँ क्या क्या है, संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है। संसद का गठन जो किस किस से होता है, राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है, और ये बात आर्टिकल 79 में है। और अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। किसको, राष्ट्रपति को। एक तो संसद का अधिवेशन बुला सकता है और सत्रावसान भी कर सकता है, किंतु संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब 6 माह के भीतर उसको क्या करनी होगी, मीटिंग करनी होगी, बैठक करनी होगी। और इस प्रकार राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठक बुलाने के लिए तो बाध्य है, मिनिमम 2 तो करनी पड़ेगी, वरना वो 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो जाएगा। लोकसभा का ये विघटन भी कर सकता है, लेकिन पीएम से परामर्श करना होगा। पूरी तरीके से पीएम ने जकड़ रखा है इसको। ठीक है, अनुच्छेद 86, राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी एक सदस्य या संयुक्त सदन में अभिभाषण कर सकता है या उसके सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। ठीक है, तो ये पावर भी है इसके पास। और उसे संसद को लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेजने का भी अधिकार है कि भाई ये लंबित कोई विधेयक है, ये विधेयक है तो ये इतने टाइम से अटका हुआ क्यों है, क्या नहीं है, जानकारी पूरी मांग सकता है कि भाई क्या चल रहा है, बताओ आप मजे मार रहे हो क्या कुछ कर भी रहे हो। ठीक है, आगे देखो, अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष की प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। एक तो जैसे आम चुनाव हो गए, उसके बाद में जो प्रथम सत्र बैठेगा ना उसकी बैठक को, और एक प्रत्येक वर्ष की जो आरंभ में, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में दोनों सदनों को बुला के बैठा के बोलेगा कि भाई पिछले साल लड़े कि नहीं लड़े, इस बार ढंग से काम करना, अपना काम है घर का समझ के करो। तो ये बात भी इनके यहाँ होती है। आगे बात समझ में, तो इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला, अनुच्छेद 80, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए 12 सदस्य कौन मनोनीत कर सकता है, राष्ट्रपति। ठीक है, और संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही कानून बनता है। ठीक है, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक होता है ना, तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद भी वो कानून बनेगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। एक तो धन विधेयक को इस रोकने की ताकत नहीं है इसमें, और एक संविधान संशोधन के विधेयक को रोकने की ताकत नहीं है। बाकी में ये पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है कि एक बार आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 111, यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो वे उसे स्वीकृति दे सकता है, और स्वीकृति सुरक्षित भी रख सकता है, अपने पास पॉकेट में भी रख सकता है, और यह विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। अब इसके आगे अनुच्छेद 200 है, जो कि अपन पार्ट 3 में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।